गरीब का जादुई रंग। यह कहानी है रत्नागिरी नामक एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब मजदूर सामू की। सामू के परिवार में उसकी पत्नी मालती और एक बेटी संजना थी। सामू लोगों के यहाँ मजदूरी करके किसी तरह से अपने परिवार को चलाता था। होली का त्यौहार करीब आ गया था। सभी लोग रंग, पिचकारी, गुलाल, पापड़ की खरीदारी में लगे हुए थे। सामू भी वहीं बाजार में खड़ा सभी पिचकारियों और रंगों को बड़े ध्यान से देख रहा था। वह बार बार अपनी जेब टटोल रहा था। उसकी जेब में गिने चुने पैसे थे। वह अपने आप से बोलता है, होली भी नज़दीक है, संजना के लिए रंग व पिचकारी लेना है, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अगर मैं रंग और पिचकारी ले लूं तो राशन नहीं ले पाऊंगा। चलो पहले राशन ही खरीद लेता हूं। सामू ने उन पैसों से चावल, दाल और आटे ले लिया। वह घर जा ही रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात सेठ से हुई। क्या रे सामू, तू आजकल अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा है। पैसे उधार लेने के लिए तो पैरों में गिरा पड़ा था, अब वापस करना है तो मुंह छुपा रहा है। नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं जल्दी आपके पैसे दे दूंगा। बीच में बीमार पड़ गया था, 10 दिनों तक सभी काम धंधा ठप था। अब जैसे ही पैसे मिलते हैं मैं सबसे पहले आपका उधार दे दूंगा। एक बात याद रखो, अगर 1 महीने में मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी भैंस ले लूँगा। सेठ जी ऐसा मत करिएगा, मैं बहुत जल्द आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, 1 महीने बाद मिलता हूँ। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। सामू भी अपने घर पहुँचा। पापा पापा, आप आ गए, मेरे लिए रंग पिचकारी लाए हैं। संजना की बात सुनकर सामू उदास हो गया और बोला, नहीं बेटा, आज मैंने अनाज खरीद लिए हैं। आपके पापा कल आपके लिए रंग लाएंगे। ठीक है पापा। उन सब ने रात का खाना खाया और सो गए। अगली सुबह सामू गांव के बड़े ठाकुर के पास पहुंच गया। ठाकुर साहब नमस्कार। मेरे लायक कोई काम हो तो ज़रूर बताइए। जो भी जैसा भी काम हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सामू, एक काम करो। बोलिए सरकार। सामू, जब से मैंने इस कमरे को गोडाउन बनाया है तब से मेरे घर में बड़ी बरकत हुई है। इसमें बहुत सारे सामान हैं। तुम मेरे गोडाउन की सफाई करके एक बार सब सामान ढंग से लगा दो, मैं तुम्हारी उचित मजदूरी दे दूंगा। साहब मैं इसकी सफाई तो कर ही दूंगा। यदि आप कहें तो पूरे घर की सफाई कर दूं। आपके घर की सफाई भी हो जाएगी और मुझ गरीब का भला भी हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो पहले गोडाउन की सफाई कर दो, फिर पूरे घर की भी सफाई कर देना। सामू बहुत खुश हो गया और गोडाउन की सफाई में लग गया। उसने ठाकुर साहब से पूछ कर ज़रूरी और गैर ज़रूरी दोनों वस्तुओं को अलग अलग कर दिया। उसमें एक छोटे से डिब्बे में रंग और पिचकारी मिल गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये रंग और पिचकारी मैं ठाकुर जी से पूछकर ले लूँ तो मुझे नई पिचकारी नहीं लेनी पड़ेगी और संजना भी खुश हो जाएगी। सामू ठाकुर साहब के पास गया और बोला, ठाकुर जी, ये रंग और पिचकारी बहुत पुरानी है, गोडाउन में रखा था, क्या आपको इसकी ज़रूरत है? इस पुराने रंग और पिचकारी का मैं क्या करूँगा? होली के लिए आज ही नया रंग लूँगा। ये रंग तुम्हें चाहिए तो रख लो। ठाकुर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सामू, यदि तुम्हें और कुछ चाहिए तो उसमें से ले सकते हो। सामू ठाकुर साहब से पूछकर ज़रूरत की छोटी मोटी सामान ले लेता है और ठाकुर ने उसे काम के लिए उचित पैसे भी दिए, जिसे पाकर सामू अपने घर चल दिया। पापा, आज आप मेरे लिए रंग और पिचकारी लाए हैं। सामू ने अपनी बेटी को दिखाने के लिए जैसे ही रंग का डब्बा खोला, उसके अंदर सुनहरा रंग दिखाई पड़ा। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो जब पहली बार इस डिब्बे को खोला था तब उसमें हरा रंग था, अब यह सुनहरा रंग कैसे हो गया? सामू ने उसमें से कुछ रंग निकालकर बाहर एक कपड़े पर अलग अलग रखा
और देखते ही देखते बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। वे सभी रंग सोना, चांदी, हीरे में बदल गए थे। यह देखकर सामू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। हे भगवान, तूने हम लोगों की बेदरंग जिंदगी में ये कैसे नए नए रंग भर दिए। तुमने सही कहा भाग्यवान, ऊपर वाले ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। सामू ने उन सोने, चांदी और हीरे को बेचकर काफ़ी रुपए इकट्ठा कर लिए। उसने अपने और अपनी बेटी के लिए नए नए कपड़े, रंग, पिचकारी और खूब सारी मिठाइयाँ भी खरीदी और उन सब ने खूब धूमधाम से होली मनाई। फिर होली के अगले दिन सामू सेठ के घर पहुँचा। उसका सारा उधार लिया पैसा चुकाया। सेठ तो आश्चर्य से सामू को देखते ही रह गया। सामू के रंग ढंग बहुत बदले हुए थे। फिर सामू सीधे ठाकुर साहब के यहाँ पहुँचा और उनसे सारी हकीकत बयां कर दिया। सामू, मैं जानता हूँ वो रंग जादुई है। उसके जादू का चमत्कार मैं भी देख चुका हूँ। वही जादुई रंग मेरे पास एक और डिब्बे में भी है। तुम बहुत मेहनती, ईमानदार और सच्चे इंसान हो, इसलिए जब तुमने वो रंग का डिब्बा मांगा तो मैं इनकार नहीं कर सका। तुम इस जादुई रंग के चमत्कार का दुरुपयोग कभी मत करना और गरीबों की मदद करते रहना। सामू ठाकुर साहब को नमन करके वहाँ से चला गया और कुछ ही दिनों में उसने एक आलीशान घर बनवा लिया और काफ़ी अमीर हो गया और उसकी गरीबी दूर हो गई। अब सामू सभी ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा। यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले हरिया की। हरिया एक फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन कुछ दिनों पहले फैक्ट्री बंद हो गई, जिसके कारण अब हरिया के पास कोई भी काम नहीं बचा था। हरिया की पत्नी कई साल पहले ही गुजर गई थी। हरिया की एक 8 साल की बेटी रिया भी थी। वैसे भी वह गरीब था, लेकिन नौकरी चले जाने के बाद वह और भी गरीब हो गया था। नौकरी चले जाने की बात हरिया ने अपने बेटे को नहीं बताई थी। रोज़ की तरह हरिया काम की तलाश में निकलता और शाम तक काम न मिलने पर थका हारा घर आ जाता था। रिया, रिया, ओ रिया बेटी। अरे पापा, आप आ गए फैक्ट्री से? पर आज भी मैं तेरे लिए रंग और पिचकारी लाना भूल गया। अरे कोई बात नहीं पापा, कल ले आना। रिया को पता था फैक्ट्री बंद होने के कारण उसके पापा के पास अब कोई काम धंधा नहीं है। अब वे किसी के दुकान में झाड़ू लगा लिया करते हैं या बोझ ढोकर जैसे तैसे घर चलाते हैं। कभी कभी तो कोई काम नहीं मिलता तो खाली हाथ घर आ जाते हैं। एक दिन हरिया काम की तलाश में शहर की ओर जा रहा था और मन ही मन में सोच रहा था। देखते देखते होली भी आ गई। कल होली है और मैं अभी तक अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी तक नहीं ला पाया। अगर आज भी कोई काम नहीं मिला तो मैं अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी कैसे ले आऊँगा। इसी तरह हरिया एक दुकान पर पहुंचा। वहां जाकर सेठ से बोला, सेठ जी, कोई काम मिलेगा? नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं, आगे जाओ। सेठ जी, कुछ भी कर लूँगा, झाड़ू पोछा कर दूँगा या सामान सही करवा दूँगा। अब मैंने कहा ना कोई काम नहीं है, तेरे समझ में नहीं आ रही बात? कहीं तेरा इरादा झाड़ू लगाने के बहाने चोरी करने का तो नहीं है? सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं है। कल होली है और मुझे अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी लेना है। आप मुझे काम के बदले रंग और पिचकारी ही दे देना। तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे कोई है, भगाओ इसे यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। सेठ उसे वहाँ से भगा देता है। हरिया को आज भी कोई काम नहीं मिला। वह निराश होकर घर जा रहा था और सोच रहा था, आज भी कोई काम नहीं मिला, जेब में 1 पैसे नहीं हैं और घर का राशन भी खत्म होने वाला है। अब मैं कैसे घर चलाऊंगा। हरिया उदास मन से घर पहुंचा। क्या बात है पापा, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे कुछ नहीं बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं जाकर सो जाता हूँ। रिया को पता था कि उसके पापा को आज भी कोई काम नहीं मिला है। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है।
जब भी उन्हें काम नहीं मिलता है तो वे भूखे सो जाते हैं ताकि राशन एक दिन और चल सके। वो खुद भूखे रह जाते थे, लेकिन रिया को कभी भी भूखे नहीं रहने दिया। अगले दिन होली थी। हरिया चुपचाप सुबह अंधेरे में ही घर से काम की तलाश में निकल गया, पर रिया उसे देख लेती है। उसके जाने के बाद रिया घर में बने मंदिर के पास जाकर कहती है, माँ तू तो पूरे जगत की माँ है, तुझको तो सब पता है। कोई तुमसे धन दौलत नहीं मांग रही हूँ, बस मेरे पापा को कोई काम दिला दे जिससे उनको कभी भूखा न सोना पड़े। माँ तुझे तो पता है ना मेरे पापा कितने ज़्यादा दुखी हैं, अब उन्हें और कष्ट मत दे माँ। उधर हरिया, आज होली है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। हे ऊपर वाले कुछ काम दिला दे। इतना कहते हुए वह उसी सेठ की दुकान के पास से गुजर रहा था कि उसने देखा वह सेठ दुकान बंद करके कहीं जा रहा था। उसके हाथ में कई सारे बैग थे, जिसमें से एक बैग वहीं गिर गया और सेठ जल्दी में कार में बैठकर वहां से चला गया। जब हरिया ने उस बैग में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह बोला, अरे राम रे, इतने सारे पैसे, इससे तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। पर उसका मन इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। पता नहीं किस काम के लिए उन्होंने ये पैसे रखे थे। हरिया उसी दिशा में दौड़ता हुआ सेठ को ढूंढता है, पर गाड़ी कहीं भी नहीं दिखी। हरिया अंत में सेठ की दुकान के पास आकर इंतज़ार करने लगा, लेकिन काफ़ी समय हो जाने पर भी सेठ नहीं आया। तो हरिया ने अगल बगल के लोगों से उसका पता पूछा, पर कुछ भी पता न चला। हरिया बैग लेकर जा रहा था कि रास्ते में सेठ की गाड़ी दिखी। अरे ये तो सेठ की गाड़ी है, इसका मतलब सेठ भी यहीं कहीं है। हरिया जब आगे जाकर देखा तो वहाँ सेठ और एक औरत थी जो सेठ की पत्नी थी। वे हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर रो रहे थे। तब हरिया वहाँ गया और बोला, सेठ जी आप इस बैग के लिए ही रो रहे हैं ना? ये देखिए मैंने कोई चोरी नहीं की है। जब आप अपनी दुकान बंद करके जा रहे थे तो आपका बैग वहीं गिर गया। मैंने आपको बहुत ढूंढा। ये लीजिए सेठ जी आपका बैग। हम इन पैसों के लिए नहीं रो रहे, बल्कि हमारा एक बेटा है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। वह बहुत सीरियस है। डॉक्टर ने खून के लिए कहा है, खून की ज़रूरत है, लेकिन मेरा और मेरी पत्नी किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है। किसी तरह एक आदमी खून देने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन वह बहुत पैसे मांग रहा था। ये पैसे उसको देने के लिए ला रहा था, लेकिन बैग कहीं गिर गया। उन आदमी ने पैसों के बिना खून देने से मना कर दिया। अब इन पैसों का मेरे लिए क्या मोल? सेठ जी मैं खून दूंगा आपके बच्चे को। यह सुनकर सेठ थोड़ा सा चुप हुआ। हरिया ने अपना खून दिया। अब सेठ के लड़के की तबीयत में सुधार आने लगा। फिर सेठ ने हरिया से कहा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, फिर भी तुमने आज मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। सेठ जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो हमारा धर्म था। अब ये सारे पैसे तुम रख लो, क्योंकि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। नहीं सेठ जी मैं नहीं ले सकता हूँ ये पैसे। जिसके बाद हरिया वहाँ से चला गया। जब वह घर पहुँचा तो उसने देखा रिया रंग खेल रही है। उसने रिया से पूछा, रिया मेरी बच्ची, ये पिचकारी कहाँ से आए, कौन लाया? पापा आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी माता रानी ने मेरी सुन ली और आपको नौकरी मिल गई। नौकरी? तभी अंदर से वही दुकान का मालिक और मालकिन बाहर आते हैं। सेठ जी आप यहाँ कैसे? ये पैसे के हकदार तुम हो, लो ये पैसे लो और मैं अपनी दुकान में तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ। इस तरह यह होली
हरिया और उसकी बेटी रिया के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आई। तो दोस्तों वीडियो पसंद लगा हो तो नीचे लाइक का बटन उसको दबा दें और सब्सक्राइब का बटन भी दबाकर घंटे के निशान को दबा दें।